57%, जो कि बैंक एफडी की रेट से काफी अच्छा है, क्योंकि आजकल बैंक एफडी का रेट 6.1% चल रहा है। अब बेशक 19 सालों में हमने अपने पैसों को 356.4 डिवाइडेड बाय 46.58 यानी 7.65 टाइम्स कर लिया है, लेकिन डॉलर के टर्म्स में गोल्ड सिर्फ 4.4 टाइम्स था। अब आप बोलेंगे कि कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन ये है कि हाँ, गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होता है, लेकिन इंडिया में हमें ज्यादा रिटर्न इसलिए भी मिलता है क्योंकि गोल्ड के प्राइस के इंक्रीज के साथ साथ हमारा इंडियन रुपीस भी डेप्रिशिएट हुआ है। इन शॉर्ट, अगर हम गोल्ड खरीद रहे हैं तो हमें दो बातें समझनी है कि हम गोल्ड के साथ साथ यूएस डॉलर्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले आने वाले सालों में $1 100 को भी पार करेगा, और तब जाके हमें कंबाइंड रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा हुआ तो हमें रिटर्न कम मिलेगा। दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो हमें इन्फ्लेशन से बचा सकती है, लेकिन हम इसे बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं मान सकते। नेक्स्ट पॉइंट कहता है फियर ऑफ इंडेक्स फंड्स। अब हमने एक एग्जांपल में बात करी थी कि हमें 15% मिलेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हम निफ्टी 50 में सिप कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते, और इसका जवाब है वोलेटिलिटी से डरना। यानी हमारी इन्वेस्टमेंट कभी कम होगी और कभी ज्यादा, और इससे डर लगता है क्योंकि इससे पहले एफडी पीपीएफ वगैरह में हमने कभी भी ये चीज नोटिस नहीं करी है। जैसे कि हो सकता है कि आपने निफ्टी में 2010 में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया हो और आपकी नेट वर्थ अप्रैल 2020 में अचानक से 3 लाख रुपए से गिरकर 1.5 लाख हो गई हो, तो हम में से मैक्सिमम लोग इस सिचुएशन में अपने को संभाल नहीं पाएंगे और सिप को कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे और लॉस लेकर निकल जाएंगे। जबकि अगर हम इस ड्रॉप में बेचने के बजाय और यूनिट्स ले लेते तो 2 साल में उन यूनिट्स की वैल्यू डबल हो जाती। देखो, इस इमोशन को मैं जैसे हैंडल करता हूँ वो कुछ इस तरीके से है। मैं इसे एक एरोप्लेन की तरह समझता हूँ। ये मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकता है, लेकिन मैं अपने डेस्टिनेशन से पहले बीच में प्लेन में नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा प्लान ये रहता है कि लेट से कि अगर 20 सालों के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो पहले मैं यहाँ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करूंगा कि अभी मैं कितने की सिप स्टार्ट करूं ताकि वो 20 सालों में 1 करोड़ रुपए बन जाए। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे अप्रोक्सीमेटली 11,000 रुपए की सिप स्टार्ट करनी होगी। अब होगा ये कि 20 सालों में मैं ऑलमोस्ट श्योर हूंगा कि एक बूम और एक वर्स साइकिल आ गई होगी, और मैं ज्यादा लालच नहीं करूंगा अगर 20 साल से पहले ही मेरे 1 करोड़ रुपए इस सिप से बन जाते हैं, तो मैं इसे निकाल के एफडी बना के रख दूंगा। अब ऑब्वियसली इसमें टैक्स वगैरह भी लगेगा, बट आई होप यू गॉट द पॉइंट कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। हाँ, मैं बीच में नहीं बोल सकता कि मुझे इमरजेंसी है और मैं बीच में से निकाल नहीं सकूंगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी गलती होगी, क्योंकि सब बड़े इन्वेस्टर्स ने पहले ही हर बुक में लिखा था कि उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करो जिनकी तुम्हें इमरजेंसी में कभी जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नॉट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। 2021 में नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू 2970 करोड़ यूएस डॉलर्स था। यानी हम समझ सकते हैं कि लोग एंटरटेनमेंट में कितना पैसा खर्चते हैं, जबकि बुक्स या कोई नॉलेजेबल कंपनीज का रेवेन्यू इसका 1 मिलियंथ भी नहीं होता, क्योंकि 100 में से सिर्फ एक ही इंसान अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है, लेकिन रिजल्ट 100 में से 100 चाहते हैं। तो गोल ये है कि हम अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करते रहें। शुभम ने एक 14 आवर्स का इन्वेस्टमेंट कोर्स बनाया है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। तो शुभम उत्तर प्रदेश बरेली से हैं। इन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है और गेट में इनका ऑल इंडिया रैंक 26 था। इन्होंने 29 की एज में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर ली थी। पहले वो अमेजॉन के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में काम करते थे, फिर जॉब छोड़कर अब फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए हैं। प्रेजेंटली ये बैंगलोर में रहते हैं। तो अगर आप इनके कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है नॉट अंडरस्टैंडिंग लॉज। ऐसे बहुत से केसेस मैंने देखे हैं जो टैक्स लॉ को नहीं समझते हैं और यूजलेस टैक्स देने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है जिसे हमने लंबे समय से होल्ड किया हुआ है, तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग अगर इस प्रॉपर्टी को हम सेल करते हैं और उससे हमें प्रॉफिट मिलता है, तो 2 साल के अंदर हम कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिसकी वैल्यू अगर 2 करोड़ तक है, तो हमें 0 टैक्स लगेगा। ऑब्वियसली इस चीज को हम पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है तो बहुत से लोग अपनी फैमिली के लिए कंबाइंड इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को यह पता है कि इस केस में बेटर ये रहता है कि हम इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस लें, क्योंकि जब इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट होता है तो वो सबसे बड़ी एज वाले इंसान के अकॉर्डिंग होता है, और इंसान जितना बूढ़ा होगा उसका प्रीमियम ज्यादा होगा, यानी कंबाइंड फैमिली का इंश्योरेंस महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 6 पॉइंट्स डिस्कस करें। पहला था LIC वर्सेस इंडेक्स फंड्स, यानी LIC से बेटर ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें और टर्म इंश्योरेंस अलग से ले। अगर हम इंडेक्स फंड से कंफर्टेबल नहीं है तो फिर LIC ही बेटर ऑप्शन है। सेकंड था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसमें हमने इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को समझा कि उसे एग्जैक्टली हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने गोल्ड डिस्कस किया था कि जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम गोल्ड और यूएस डॉलर्स दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और गोल्ड हमें इन्फ्लेशन से बचा सकता है। फोर्थ पॉइंट था अनस्टेबिलिटी विद इंडेक्स फंड्स। इसमें हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है और इस वोलेटिलिटी की वजह से हम सिप में कंटिन्यू नहीं रह पाते। इसमें हमने एयरप्लेन का एग्जाम्पल लिया था जो कि एक अच्छा थिंकिंग मॉडल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट था कि नॉट इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, यानी हम सोचते हैं कि जो हमने 10 साल पहले सीखा था
वो आज भी रेलिवेंट है और हम नई चीजें नहीं सीखते। नेक्स्ट पॉइंट था नॉट अंडरस्टैंडिंग लॉज, जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें लॉज या बाकी कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते तो हम अपने पैसे लूज कर देते हैं, जिन्हें हम बचा के कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप